नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक मूल अधिकारों से संबंधित है। मूल अधिकारों से संबंधित इसका एक पार्ट हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम उसका दूसरा पार्ट ले रहे हैं। अगर आपने इसका पहला भाग नहीं देखा है तो पहले उसे ज़रूर देखें, क्योंकि उसी को अच्छे से समझने के बाद ये थोड़ा समझने में आसान होगा। ठीक है। तो आपको पता ही है कि वर्तमान में जो भारत के संविधान में 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं, तो उनमें से 3 मूल अधिकार जो हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार तथा शोषण के विरुद्ध अधिकार। आज के वीडियो में हम अगले 3 मौलिक अधिकार पढ़ेंगे: धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला लेते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक उल्लिखित है। वैसे प्रस्तावना में हमने पढ़ा था, और जो भारत के संविधान की विशेषता है उनमें भी पढ़ा था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत का कोई धर्म नहीं है, फिर भी नागरिकों को धर्म के विषय में विभिन्न प्रकार के जो मौलिक अधिकार दिए गए वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, तो इनमें क्या क्या लिखा हुआ है ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले लेते हैं अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 ये कहता है कि किसी भी नागरिक को, किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म अपनाने के लिए स्वतंत्रता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसे मान सकता है, प्रचार कर सकता है, उसके प्रति आस्था प्रकट कर सकता है। तो 25 में ये लिखा हुआ है कि अंतःकरण, धर्म को मानना, उसका प्रचार करना और उसके प्रति आस्था प्रकट करना, ये सब प्रकार की स्वतंत्रता है। 26 की बात करें, 26 में लिखा हुआ है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए संस्थानों की स्थापना की जा सकती है। तो अगर हम किसी भी धर्म को उसकी मैनेजमेंट के लिए संस्था की स्थापना तो करनी पड़ेगी, तो ये उसका वर्णन अनुच्छेद 26 में लिखा हुआ, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए संस्थाओं की स्थापना। ठीक है, आसान सा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो याद हो जाएगा। अब हम बात करें अनुच्छेद 27 की। 27 में लिखा हुआ है कि धर्म की अभिवृद्धि में करों के संदाय से मुक्ति। अर्थात इसका मतलब ये है कि राज्य जो कर के रूप में एकत्रित राशि है उसको किसी धर्म विशेष की उत्थान के लिए, अभिवृद्धि के लिए यूज नहीं करेगा। ठीक है, करों के संदाय से मुक्ति मतलब करों के रूप में, टैक्स के रूप में जो भी पैसा सरकार के पास है वो किसी एक धर्म को उत्थान के लिए, उसकी अभिवृद्धि के लिए यूज नहीं करेंगे। अगली हम बात करें अनुच्छेद 28 की। अनुच्छेद 28 में लिखा हुआ है कि धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता। कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म की शिक्षा ग्रहण कर सकता है। ये उसके लिए स्वतंत्र है, वो अपने आप में स्वतंत्र है कि वो किसी भी धर्म की शिक्षा ग्रहण कर सकता है। इसके अलावा 28 में यह भी लिखा हुआ है कि राज्य की पूर्ण पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में, राज्य की पूर्ण पोषित मतलब राज्य सरकार, मतलब सरकार की किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी धर्म विशेष को शिक्षा के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा। अर्थात किसी एक धर्म को, एक धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ये लिखा हुआ अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता, और राज्य द्वारा पूर्ण पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी एक धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर हो गया होगा। पहले किसी भी धर्म को मानेंगे, फिर उसके लिए प्रबंधन के लिए संस्थाओं का निर्माण करेंगे, फिर उसके लिए जो धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से मुक्ति, और अगला है धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता। तो ये 4 अनुच्छेद है, आसानी से याद कर सकते हो। अब हम लेंगे अगला, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक उल्लिखित है। 2 ही अनुच्छेद है, तो इसे भी हम आसानी से याद रख सकते हैं। स्पेशली ये अधिकार जो दिए गए हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 29 की बात करें तो उसमें लिखा हुआ है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अर्थात इसका मतलब ये है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में नागरिकों को अपनी भाषा, बोली, लिपि, ठीक है, या हम कह सकते हैं इसे संस्कृति, भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। ठीक है, तो ये हो गया अनुच्छेद 29।
अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार। इसमें भाषा, बोली, लिपि, अपना जो भी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं उन सब की बात कही गई है। ठीक है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 30 की, तो 30 में लिखा हुआ है अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने की स्वतंत्रता। अर्थात अल्पसंख्यक अपने पसंद के अनुसार कोई भी शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इनको बहुसंख्यकों की बराबरी के लिए लाया जा सके। इसका उद्देश्य कतई ये नहीं है कि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के मतलब ज़्यादा अधिकार दिए गए। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि उनको बहुसंख्यकों की बराबरी के लिए अपनी पसंद की शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हम इसको याद भी रख सकते हैं। इसका नाम भी लिखा हुआ है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। तो संस्कृति की बात करें तो अनुच्छेद 29 में, और शिक्षा की बात करें, शिक्षण संस्थानों की बात करें तो ये अनुच्छेद 30 में। तो ये तो इसी के नाम में लिखा हुआ है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 और 30 में। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 32 की, जो कि हमारा तीसरा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक बार आप इसे थोड़ा सा समझ लेंगे तो फिर आसानी से याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अगला है, लास्ट है हमारा छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि हमारे अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 32 की बात करें तो भारतीय संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी कह सकते हैं हम इसे, क्योंकि इस अनुच्छेद के बारे में भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि अनुच्छेद 32 एक ऐसा अनुच्छेद है जिसके बिना भारत का संविधान अर्थहीन है। ठीक है। तो इतना बड़ा वाक्य कहा इसके लिए, तो अनुच्छेद 32 बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बी आर अम्बेडकर ने इसके लिए आत्मा, संविधान की आत्मा भी कहा है। ये भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है। आत्मा और हृदय भी कहा है। ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाता है कि भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, हृदय कहा है, तो अनुच्छेद 32 को कहा गया है। ठीक है। तो ये हमें थोड़ा ध्यान में रखना है। वैसे मूल अधिकारों का मतलब वे अधिकार होते हैं जिनको संविधान के द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है, गारंटी प्रदान की जाती है। तो मौलिक अधिकारों को गारंटी किस प्रकार प्रदान की जाती है वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत लिखी हुई है। वैसे संविधान जो है कोर्ट के माध्यम से ही मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। तो कोर्ट किस प्रकार उनका संरक्षण करता है ये अनुच्छेद 32 में लिखा हुआ है। इसके क्रम में जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो रिट जारी कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के आदेश जारी कर सकते हैं। 5 प्रकार के आदेश हैं, तो उनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी कर सकते हैं। अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट रिट जारी कर सकते हैं, मौलिक अधिकारों से संबंधित विभिन्न प्रकार के आदेश जारी कर सकते हैं। तो वो क्या है विभिन्न प्रकार के आदेश, रिट क्या है? तो वो 5 प्रकार की रिट है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हाबिज कॉर्पस। ठीक है। दूसरा है परमादेश। तीसरा है प्रतिषेध। ये बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है और कई बार पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। चौथा हम बात करें तो उत्प्रेषण, और लास्ट है इसका अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। तो ये 5 प्रकार की रिट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अपन कह सकते हैं ये आपके अधिकार परीक्षा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे इसका बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? अगर कोई व्यक्ति या कोई अधिकारी किसी व्यक्ति को कानून की अनुमति के बिना बंदी बना देता है तो कोर्ट ये आदेश दे सकता है कि बंदी को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और उसके
बंदी बनाने के जो कारण है उनका उल्लेख किया जाए। अगर किसी भी अधिकारी ने या किसी भी व्यक्ति ने जिसको बंदी बनाया उसके ऊपर जो भी मुकदमा है, जो भी कारण अगर अवैध है, तो कोर्ट के द्वारा उस बंदी को मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है वो प्रस्तुत किया जाए, वो प्रस्तुत किया जाए, मतलब जिसको बंदी बनाया गया उसको कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, अब हम बात करेंगे परमादेश। परमादेश का मतलब होता है आदेश देना। अगर कोई अधिकारी या सरकार या हम कह सकते हैं कोई भी निगम है, अगर वो अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें आदेश दे सकता है कि आप अपने जो ड्यूटीज है उनका प्रॉपरली निर्वहन करें, तो उसके लिए परमादेश आदेश जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये हो गया परमादेश। अगला हम बात करें प्रतिषेध। प्रतिषेध का अर्थ होता है रोकना, रोकना या मना करना। ठीक है, अगर कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो अधीनस्थ न्यायालय वो अपने न्यायिक क्षेत्र के बाहर का जो कार्य करते हैं तो कोर्ट उन्हें आदेश दे सकता है, रोक सकता है कि आप अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर का कार्य नहीं करें, अपने न्यायिक क्षेत्र का ही कार्य करें। ठीक है, तो इसमें ये लिखा हुआ है प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। अगला है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब है सूचना देना। सूचना देना। ठीक है, अगर कोर्ट के जो अधीनस्थ न्यायालय है उनमें अगर कोई भी केस लंबित है, पेंडिंग है, तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें आदेश दे सकता है, सूचना दे सकता है कि जो भी आपके पास जो पेंडिंग केसेज है उनको आप सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित कर दीजिए। ठीक है, तो ये सूचना दे सकते। अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब ये, अगर कोई व्यक्ति किसी भी पद को, किसी भी संवैधानिक पद को अवैध रूप से धारण कर लेता है या किसी भी कह सकते हैं सरकारी संस्था को अनाधिकार रूप से हड़पने की कोशिश करता है, तो कोर्ट उसको ये पूछेगा कि आपने किस कानून, किस विधि के अंतर्गत इस पद को धारण किया है या इस सरकारी संस्था को अधिकृत किया है। तो इसका मतलब होता है अधिकार परीक्षा, अधिकार के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की रिट थी, थोड़ा ध्यान में रखना है, कई बार पूछा भी जाता है। तो ये था हमारा अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यही अधिकार है, यही जो हमारा अधिकार है, ये जो हमने ऊपर जो अधिकार पढ़े थे 5 प्रकार के मौलिक अधिकार, उन सबको संरक्षण प्रदान करने का कार्य यही करता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक पॉइंट और है, उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, कई बार पूछा भी जाता है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं या नहीं। संशोधन की बात पूछी गई, तो यहाँ पे अगर हम बात करें वर्ष 1967 की, वर्ष 1967 से पहले, ठीक है थोड़ा ध्यान देना, वर्ष 1967 से पहले अपने जो संसद था, संसद को ये अधिकार था कि वो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकता है संविधान संशोधन के द्वारा। 368 हमारा अनुच्छेद है संविधान संशोधन के लिए, तो 368 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता था हमारा संसद। अपन कह सकते हैं वर्ष 1967 से पहले, ये पहले की बात है। ठीक है, अब क्या हुआ, वर्ष 1967 में एक केस आया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। क्या केस था, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में कोर्ट के द्वारा ये निर्णय दिया गया कि जो संसद है वो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन पर रोक लगा दी गई, संसद किसी भी प्रकार से मौलिक अधिकारों में संशोधन, कोई भी संशोधन नहीं कर सकती। फिर क्या हुआ, 1973 में एक और केस आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल, केरल राज्य। ठीक है, तो ये केस बहुत चर्चित भी था
तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डिसीजन दिया गया। पहले जो अपना डिसीजन था कि संविधान में संशोधन नहीं कर सकते मौलिक अधिकारों में, फिर कोर्ट ने क्या किया, अपने डिसीजन को उलट दिया और ये कहा गया कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। इसके अलावा किसी भी भाग में संविधान संशोधन के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। और ये भी कहा गया कि जो मौलिक अधिकार है वो संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत नहीं आते, अर्थात मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है संसद के द्वारा। ठीक है, तो वर्तमान में ये स्थिति है कि मौलिक अधिकारों में संसद के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मूल अधिकार। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।